गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी मॉक टेस्ट सेकेंड के क्वेश्चंस। ठीक है, सेकेंड में आपका हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था मॉक टेस्ट सेकेंड के असाइनमेंट्स। ठीक है ना, तो अभी हम सॉल्व करेंगे 23 से। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। किसका होगा? सरफेस केमिस्ट्री, जो आपने नहीं पढ़ा है और ये आपको यहाँ पर इंक्लूड है। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देखिए। इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एक केमिस्ट का नाम था और इसने अपनी एक थ्योरी दिया है एडजॉर्प्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बोलता है 1/n की वैल्यू कहाँ लाई करेगा, तो समझिएगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसने अपनी एक थ्योरी दिया है कि x/m इज इक्वल टू होता है k इंटू p टू दी पावर 1/n। ठीक है, ये उसने एक थ्योरी दिया x/m इक्वल टू k इंटू p टू दी पावर 1/n। अब समझिए यहां पर ये जो x/m है इसको बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोला जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, एक्स जो है वो है मास ऑफ एडजॉर्बेट। क्या है वो? मास ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट है ये, मास ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, और एम जो है वो क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, ये सब इसका वैल्यू है। के तो कांस्टेंट है, के क्या है हमारा? कांस्टेंट। पी क्या है? प्रेशर है, और इसका पावर कितना? 1/n। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब था कि x/m मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, और ये प्रेशर का जो पावर होगा वो क्या होगा? 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो ये इक्वेशन बन गया, इक्वल टू के लगा देंगे, है ना। तो इसमें जो 1/n है वो किस वैल्यू के बीच में लाई करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 1/n का वैल्यू होता है वो इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, एंड 1/n जो होता है वो इस तरह से 0 के बीच में लाई करता है। मतलब 1/n की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में 1 के बराबर भी होगा या 1 से छोटा होगा 1/n की वैल्यू, और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से बराबर भी हो सकता है 1/n की वैल्यू। मतलब 1/n की वैल्यू लाई करता है, लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीट और जेई में बहुत बार पूछा होगा, खास करके नीट में तो बहुत बार पूछता है ये। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिटवीन 0 एंड 1 इन ऑल केसेस। इन ऑल केसेस, और इन ऑल केसेस मतलब क्या हो गया? चाहे प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर है ना, तो प्रेशर या तो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, या प्रेशर क्या हो? वेरी लो हो, वेरी लो हो, या मॉडरेट प्रेशर हो। क्या हो? मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर। तो डजेंट मैटर, कुछ भी हो, जो प्रेशर की वैल्यू कुछ भी हो, 1/n की वैल्यू हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स विच हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AgI एंड Ag+। आपके पास एक सोल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AgI। ठीक है, और ये एक सोल्स है। सोल्स मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? Ag+ आके डिपॉजिट हो चुका है। कौन? Ag+ आके क्या हो चुका है? डिपॉजिट हो चुका है, Ag+, राइट। अब आप समझिए यहां से, ये Ag+ डिपॉजिट हो गया, तो यहां से पूछता है ये जो Ag+ है ये पूछ रहा है कि कौन इसको अच्छे से कोगुलेट कर पाएगा। इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड्स या पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स बोल देते हैं। सोल्स सॉल्यूशन नहीं है ये, सोल्स है मतलब कोलाइड्स है। ठीक है, कोलाइड को ही हम सोल्स बोलते हैं।
तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या लगा हुआ है यहाँ पर, प्लस एजी प्लस एजी प्लस एजी प्लस, इसको सराउंड किया हुआ है। क्लियर हो चुका है। अब आप देखिए एजी प्लस को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो कौन न्यूट्रलाइज करेगा? माइनस वाला। कौन न्यूट्रलाइज करेगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन? निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन में कौन है? देखिए आपके पास दिया हुआ है कौन सा, Na2S, मतलब जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? 2Na प्लस, साथ में क्या बनाएगा? S-2, राइट। उसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है? Na3PO4, मतलब जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? 3Na प्लस प्लस PO4 माइनस 3, ठीक है, इस तरह से। अब आप समझिए यहां पर एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं हार्डी-शेज़ुल रूल। क्या बोलते हैं? हार्डी-शेज़ुल, SHEDULE, हार्डी-शेज़ुल रूल। हार्डी-शेज़ुल रूल क्या कहता है समझिएगा। हार्डी-शेज़ुल रूल क्या कहता है? ये कहता है मोर द चार्ज। अब ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। मोर द चार्ज, मोर विल बी कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर मतलब उसको कोगुलेट कर देगा, पिपटी बना देगा उसको। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। ये बात याद रखिएगा। हार्डी-शेज़ुल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोर द चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव, तो मोर विल बी कोगुलेटिंग वैल्यू या कोगुलेटिंग पावर होगा उसके पास। अब समझिए किसके पास ज्यादा पावर होगा, तो समझिए जितनी ज्यादा निगेटिव चार्ज होगी, जैसे यहां पर देखिए अगर मैं PO4-3 ले लूं तो इसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। अगर एनायन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एनायन की। तो एनायन में सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्योंकि यहां पर -3 चार्ज है। उसके बाद SO4-2, क्योंकि यहां पर -2, इसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। उसके बाद Cl-, क्योंकि यहां पर -1 है, ठीक है। अगर मैं कैटायन की बात करूं, किसकी बात करूं? कैटायन। तो कैटायन में कौन होगा बताओ? कैटायन में हो जाएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, Al+3, क्या हो जाएगा? Al+3 की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। उसके बाद क्या हो जाएगा? Mg+2, क्योंकि +2 चार्ज है। उसके बाद Na+, कहने का मतलब हुआ कि जिसकी चार्ज ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए तो किसकी चार्ज ज्यादा होगी? यहां पर जो टूटेगा तो क्या देगा ये? अब देखो ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना जी, ये कौन सा चार्ज है आपका बताइए? ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेंगे? निगेटिव। तो निगेटिव कौन बनेगा? यहां से बनेगा PO4-3, यहां से बनेगा S-2, यहां से बनेगा SO4-2, यहां से बनेगा Cl-, बनेगा नहीं यहां से। तो बताओ किस पे ज्यादा चार्ज है? आप क्या देख रहे हैं कि इस पे ज्यादा चार्ज है, कितना है? -3, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो देख लो यहां पर अभी लिखा था ना ये वाला, PO4-3 की कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया बच्चा? याद रखना हार्डी-शेज़ुल रूल बार बार नहीं बताऊंगा, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं वो लिख के बता रहा हूं। समझाने का मतलब यही है, नहीं तो अदरवाइज मैं टिक लगा के निकल लेता यहां से। बट आपका ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं पूरे डिटेल में जाके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में यहां पर क्या करेक्ट है? तो यहां पर समझिए कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये तो गलत है। कैटलिस्ट ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा कैटलिस्ट लेंगे, कैटलिस्ट जितना अमाउंट में उतना अमाउंट में यूज किया जाएगा, तो लार्ज अमाउंट में नहीं होगा। कैटालाइटिक एक्टिविटीज ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टील, ये नहीं होगा। कौन सा करेक्ट है? तो यहां पर मैं करेक्ट का साइन लगा देता हूं, आप बिल्कुल पढ़ लेना, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है। सेम रिएक्टेंट्स में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट। अलग अलग कैटलिस्ट यूज करोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट देगा। ये कैटलिस्ट के रिगार्डिंग क्या है यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट्स है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
जिसको कि मिलीमोल पर लीटर में हम मेजर करते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू काउज द प्रेसिपिटेशन, उसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। कोगुलेटिंग वैल्यू याद कर लेना। कोगुलेटिंग वैल्यू जो होता है बच्चा, वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमोल्स पर लीटर। मिलीमोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मिलीमोल्स पर लीटर। और विच इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल, जिसको कि आप यूज करते हैं किसके लिए, एक कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। कितना मिलीमोल डालेंगे ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन पीपीटी बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट्स है और थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आपको इसे रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपको गैस दिया हुआ है, ये C2H6 SO2 Cl2 H2 और क्रिटिकल टेम्परेचर भी दिया हुआ है 210, SO2 का 630, Cl2 का 243 और H2 का 33। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनिमम चारकोल, ठीक है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या याद करने वाली बात है, ये रखिए कि हायर द वैल्यू ऑफ, देखिए हायर द वैल्यू ऑफ critical temperature, higher the value of critical temperature, higher will be adsorption या higher will be liquefaction। जिस गैस की क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा होगी, जिस गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगी, उस गैस की लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगी, जल्दी हो जाएगा, वो गैस लिक्विफाई जल्दी हो जाएगा। एंड दस हायर विल बी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और वो गैस जल्दी क्या हो जाएगा, वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये तीन वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो लिक्विफिकेशन कम होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी या एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, कम होगी। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो लिक्विफिकेशन ज्यादा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा। इस पे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगी उसकी लिक्विफिकेशन ज्यादा होगी, और जिसकी लिक्विफिकेशन ज्यादा होगी इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो बताइए SO2 में क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 630, जो सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर SO2, और मिनिमम किसकी होगी, H2 की, ठीक है ना, याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, व्हेन वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम द कोलाइडल सोर्स या सिस्टम इज कॉल्ड। जब वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम हो जाए तो क्या बोलेंगे, वाटर है तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको, एक्वा सोल बोलेंगे। वाटर को तो एक्वा बोलते हैं ना, एक्वा। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर एक्वा सोल हो जाएगा। कितना इजी है, एकदम टू दी पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, when an electrolyte या electrolytes can coagulate by ferric hydroxide solution is effectively। कौन सा इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड को जल्दी कोगुलेट कर देगा, है ना। तो देखिए आप ध्यान से, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है FeOH3, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, इट इज एन, कौन सा होता है ये, निगेटिवली चार्ज्ड सोल्स है। कौन सा सोल्स है ये, निगेटिवली चार्ज्ड सोल्स है। याद रखना, फेरिक हाइड्रोक्साइड निगेटिवली चार्ज्ड सोल्स है। तो इसको मतलब यहाँ पर सब जगह क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। 1 + 1 - कैंसिल हो जाएगा। तो जिस पे जितनी ज्यादा हार्डी-सेल्ज़ुल रूल लगा देना। तो हार्डी-सेल्ज़ुल रूल क्या कहता है, जितनी ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कोगुलेट। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज लेना आपको, पॉजिटिव चार्ज। तो बता दीजिए आपके पास क्या, आपके पास है K3, और यहां पर क्या लेना आपको, FeCN6 और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपको, ये टूट जाएगा। तो आपको पता है ये क्या दे देगा, FeCN6 और यहाँ पर 4 दे देगा, क्योंकि K4 चला जाएगा, K3 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, समझ रहे, 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया यहाँ पर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये पॉजिटिव सोल्स होता है।
FeOH ऑल 3 क्या होता है? पॉजिटिव, तभी तो निगेटिव उसको कोगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा सोल्स होते हैं? पॉजिटिव सोल्स होता है। FeOH होल 3 क्या होता है? पॉजिटिव सोल्स। तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? देखो बच्चा दिमाग से उतर गया, कौन न्यूट्रलाइज करेगा इसको? निगेटिव वाला आके। तो निगेटिव वाला आके न्यूट्रलाइज, तो निगेटिव में क्या है? आप जिस पर जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज वो उतना अच्छा कोगुलेट करेगा इसको। तो ये आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है Na3PO4। इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा? PO4-3। तो ये भी बहुत अच्छे से कोगुलेट करेगा, है ना। दूसरा दे रखा है Na2SO4। तो ये क्या दे देगा? SO4-2, ये कम करेगा। आपको दे रखा है KNO3। तो क्या होगा? ये NO3-, तो यहाँ पर -1 है। कौन अच्छे से कोगुलेट करेगा बताइए? जिसपे -3 चार्ज है। तो ऑप्शन ए जिसपे -3 चार्ज है, ध्यान से देखो किस पे है? ऑप्शन ए पे -3 है, क्योंकि ये वाला -3 दे देगा। बी में भी -3 है, PO4-, ये बनेगा ना PO4-3, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी कहाँ पर है? बी में, ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली। क्लियर हुआ ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती बता दिया था आपको कि FeOH होल 3 जो होता है बच्चा, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होता है, पॉजिटिव चार्ज सोल्स होते हैं। जिसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? माइनस वाला। तो जिसपे जितना ज़्यादा माइनस चार्ज वो उतना अच्छा कोगुलेट करेगा इसको। तो कौन? जिसपे जितना ज़्यादा माइनस, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, ये सब बात याद कर लेना क्वेश्चंस के थ्रू ही, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है वो। मतलब ये फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, ये हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है। तो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये तो सही है। हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ढूंढना, याद रखिएगा। रिवर्सिबल इन नेचर, ये तो मैंने समझा दिया, रिवर्सिबल होता है। वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये इसकी जो एडजॉर्प्शन वैल्यू होता है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इतना ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और ये जो आपको दे रखा है, ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन का वैल्यू होता है 82 to 40 किलो जूल पर मोल। ये केमिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू है, जिसको इसमें डाल रखा है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो ये वैल्यू क्या है? गलत है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू, फिजिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होता है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। जबकि देख कितना रखा है? 82, कितना दे रखा है? 82 to 40 किलो जूल, जो कि इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? ये आप ये पढ़ लेना, इसमें मैं आपको सीधा सॉल्व कर देता हूँ। एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो X/m जो है, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एट हाई टेम्परेचर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, एट हाई टेम्परेचर X/m जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा मैं फास्ट लिखने के इसके लिए गड़बड़ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो हाई टेम्परेचर होता है, सॉरी हाई प्रेशर ना है बच्चा, हाई प्रेशर लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर जो X/m होता है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा ना, तो X/m की वैल्यू पे, आपको क्या बताया था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन में कि X/m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1/n होता है ना। ये होता है P1/n। यहाँ से X/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो इक्वल टू K, और यहाँ पर इंटू हो गया P1/n। ये बताया था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक की इक्वेशन। बट यहाँ पर समझिए, जैसे जैसे प्रेशर हाई हो जाएगा ना, बहुत प्रेशर हाई हो जाएगा, तो X/m जो है ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। कहाँ पर? जब प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, एट हाई प्रेशर, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी। हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है? X/m इज प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट क्या आता है 32, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना, आपको मैच करना है ना। तो कहता है हार्ड डिस्क शेड्यूल रूल। बाय द वे यहाँ तुम्हें ना दिख रहा हो तो आप देख लेना अपना असाइनमेंट। हार्ड डिस्क शेड्यूल रूल किसके बारे में कहता है, वो कहता है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल्स बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। उसमें जब इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट। जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो Na+Cl-, तो कितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उस पर डिपेंड करता है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये तो बात समझ में आ गई। ए का सेकेंड चेक कर लो, बी में भी है और सी में भी है। अब आ जाओ नेक्स्ट कहता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो देखो बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है ना। तो सी करेक्ट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब स्कैटर कर जाता है, ठीक है। और हार्ड डिस्क शेड्यूल रूल किसके बारे में बताता है, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को कोगुलेट करना, तो ऊपर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देंगे, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अभी तो बताया था मैंने आपको, आप Na2SO4 डाल दो या फिर NaCl डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो उस पर डिपेंड, तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, जो आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका आपको प्रेशर के एन कांस्टेंट जो है उसको और मोलर मास ऑफ एडजॉर्बेंट पढ़ लेना। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है, एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्स क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है। ये सब तो हमने आपको बताया था। तो कहता है उसका लॉग के फॉर्म में बताइए, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, x/m इक्वल टू k इंटू P⁴ यही कहता है ना बच्चा, यही कहता है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लॉग x/m इक्वल टू लॉग क्या लिख दिया, k इंटू P⁴ राइट। अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये तो ऐसे आ जाएगा log x/m। अब देखो इस log को एक बार k से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा log k, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए क्या आता है, प्लस, क्या आ जाएगा log P⁴ होता है। अब देखिए ये जो पावर होता है इसको लॉग के केस में अगर तो मैथ्स के बच्चे होंगे तो ये तो समझ ही रहोगे, तो इसको पीछे ले आते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n पीछे आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया, log p बन गया। तो ये इक्वेशन चेक कर लीजिए कहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, चेक करें। log x/m ये दे रखा है, आगे क्या दे रखा है log k, तो log k 1/n log p। इक्वेशन फर्स्ट ही सही है यहाँ पर, बाकी मैच कर लेना सब गलत है, बाकी सब गलत हो जाएगा। इक्वेशन जो सॉरी ऑप्शन ए जो है वह सही है। क्लियर हुआ बच्चा कि नहीं हुआ, इस तरह से निकाल लोगे आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक्सप्रेशन 1 जो है वही सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर। बार बार वही क्वेश्चन दे रहा है ना, हार्ड डिस्क शेड्यूल रूल वाला। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, AgI दे रखा है, और यहाँ पर एक कोगुलेटिंग ये है सोल्स है, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको I-, क्या दे रखा है ध्यान देखिए, I- ये दे रखा है ना, I-। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, AgI और I-। ये जो इस तरह से दिया हुआ ना क्वेश्चन में, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सब जगह माइनस है, सब जगह क्या लगा हुआ है यहाँ पर माइनस। तो इसको कौन कोगुलेट करेगा बताओ, पॉजिटिव आयन करेगा ना कोगुलेट। कौन कोगुलेट करेगा इसको, पॉजिटिव। मतलब इसको कोगुलेट करने वाला है प्लस वाला। कौन करने वाला है बताओ, प्लस वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो कोगुलेट हो जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखिए कुछ जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी वही ना इसको जल्दी कोगुलेट करेगा जी। तो किस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको दिया हुआ है NaCl, तो क्या होगा Na+, कहता है पॉजिटिव से हमें मतलब है, निगेटिव से तो मतलब है नहीं। हमें दिया हुआ है BaNO3 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से
Ba+2 मिल जाएगा आपको, राइट। उसके बाद दे रखा है Al2SO4 होल 3, तो क्या मिलेगा यहाँ से Al पे +3, और यहाँ दे रखा है Na2SO4, तो क्या मिल जाएगा आपको Na+। तो बताइए सबसे ज़्यादा किस पे चार्ज है, Al+3 है ना, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर Al2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये जल्दी कोगुलेट कर देगा। कितना इजी है, हार्डी सेजुल रूल, मैक्सिमम द ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी कोगुलेटिंग पावर। क्लियर हो गया, आराम से याद करना, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अगर आप कोलाइडल पार्टिकल को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहता है टुवार्ड्स वन टू अदर इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव कोलाइडल है इसको हम इधर मूव करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। तो ये थियोरिटिकल पार्ट है, आप इसको रट्टा लगा लेना, पढ़ लेना एक दो बार, जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। ठीक है, ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस मतलब प्योर करने का प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी शुद्ध करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को हम एक पर्टिकुलर कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ उसको मूव करवा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। डेफिनेशन देख लेना, अगर नोट्स चाहिए तो हम आपको सेंड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट काउज कोगुलेशन ऑफ अ कोलाइड, किसको ऐड करने से कोगुलेट नहीं होगा, पीपीटी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर होता है, कोलाइडल आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। बॉइलिंग करेंगे तो वाटर रिमूव होगा, अदर इंप्योरिटीज भी रिमूव होगा, प्योर कोलाइडल मिलेगा आपको। डायलिसिस, ये भी आपको प्योर कोलाइड देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडिंग ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। अगर आप पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कोगुलेशन नहीं करवाएगा आपको, वो कोगुलेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा आपको। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, विल नॉट काउज कोगुलेशन, तो हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट यूज कर देते हैं, तो वो आपको कोगुलेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, वही बात है। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज दे रखा है। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज को आप सॉल्यूट बोल सकते हो, सॉल्यूट मन में बोल सकते हो, लिख नहीं सकते हो, डिस्पर्स्ड फेज लिखना होता है। तो सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज जो डीपी होता है वो लेस अमाउंट में होता है, क्या होता है, लेस अमाउंट में। और जो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, बोल सकते हो, या क्या होता है, हाई अमाउंट में होता है, हाई अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, वो सॉलिड, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, लिक्विड। ठीक है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड जो कम होगा है ना, जो क्या होगा, कम होगा। और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बताइए यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पेंट्स, जो हम लोग कलर में घर में पेंट्स करते हैं, वो कलर जो होता है, तो वो पेंट्स किसका एग्जाम्पल है कि डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पेंट कलर, याद कर लेना। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, होमोजीनियस नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ए का कौन हो जाएगा, सेकेंड, ए का सेकेंड हो जाएगा। तो मैच कर लो, ए का थर्ड नहीं होगा, ए का 4 नहीं होगा, ए का 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। सीधा देख लो कितना अच्छे से, एक हमने याद किया और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, आराम से बन गया, बाकी सब मैच हो गया ऑटोमेटिकली। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, डिस्पर्स्ड फेज लेस अमाउंट में होगा, डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होगा। आप डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट बोल सकते हो, मन में लिख नहीं सकते सॉल्वेंट, और डिस्पर्स फेज को सॉल्यूट बोल सकते हो। ठीक है, मन में लिख नहीं सकते हो, आपको हमेशा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्या कहता है, अ गैस इज रेडी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। किसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्या बताया था, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर,
हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर इज द, बताइए, हायर इज द लिक्विफिकेशन, याद है आपको, हायर इज द लिक्विफिकेशन। और हायर इज द लिक्विफिकेशन मतलब हायर इज द एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, जो भी बोल दो, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो कौन होगा यहाँ पर बताओ, किसकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, चेक करो, किसकी क्रिटिकल, सल्फर डाइऑक्साइड की। ये आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 630। तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा जी, कौन हो जाएगा, जो आराम से क्या हो जाए, उस पर एब्जॉर्ब्ड हो जाए, तो कौन हो जाएगा, SO2। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर, एकदम सिंपल सा टर्म है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एन इमल्सन कैन नॉट बी ब्रोकन। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड को जब मिलाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर इमल्सन मिल जाता है। इमल्सन एग्जाम्पल देख लो, ऑयल प्लस वाटर, तो ये क्या बना रहता है, एक एग्जाम्पल है किसका, इमल्सन का, ऑयल प्लस वाटर इमल्सन का एग्जाम्पल है। सिंपल बात समझ जाइए, ठीक है। इसमें कहता है कि इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, किससे, फ्रीजिंग से। जब आप इसको फ्रीज करोगे तो ये ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये तो ब्रेक हो जाएगा जब फ्रीज करोगे। तो यहाँ पे जेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग होगा, क्या होगा, हीटिंग होगा। तो हीटिंग से भी वाटर को इवोपरेट कर दो, उससे भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उसको हिलाना है, उसको क्या करना है, स्टीर करना है। तो ऑयल क्या होगा, ऑयल क्या होगा, ऊपर पे आ जाएगा, हल्का होता है, उसको आप आराम से बाहर निकाल लो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। इसको मिक्स करने से आप इमल्सन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इमल्सन अलग अलग नहीं होगा, मतलब ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाकी सबसे अलग हो जाता है, और यहाँ जेटिंग नहीं है, हीटिंग है, याद करना। और ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके थ्रू आप इमल्सन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड हाइड्रोजन इज लो। हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, क्यों होगा कम, आपको पता है क्यों कम होगा, अगर लोअर द क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर विल बी बोलो, लोअर विल बी लिक्विफिकेशन, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, और लोअर विल बी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगी, ठीक है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम हुआ ना, तो एक बात और याद रखिए, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसे लिखोगे, एक सेकेंड, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, लो होता है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो देख लो, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप कोई भी चेक कर लेना, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी तीन में से कोई नहीं होगा, पढ़ लेना आप अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर, अगर आप साइनाइड के थ्रू सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट यूज्ड आर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, और जिंक बहुत ही मेटल है, तो मेटल आपका हमेशा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूँ तो रिएक्शन भी देख लो, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो ये 2 स्टेप में होता है। हमने स्टेप 1 ले लिया, स्टेप 1 में क्या होता है, जो आपका Ag2S है, इसको हम अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, जिससे हम सिल्वर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सिल्वर का ओर है, अर्जेंटाइट लिख लेना। साइनाइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको AgCN2 और माइनस में कन्वर्ट कर देता है, और यहीं फिर स्टेप सेकेंड में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। स्टेप सेकेंड में यहाँ पर आ गया, और जब इसको आप क्या करते हैं, फिर से जिंक के साथ रेड्यूस करवाते हैं, ये रेड्यूसिंग एजेंट का तरह बिहेव करता है। तो जिंक क्या करता है, यहाँ से सिल्वर को बाहर निकाल देता है, और सिल्वर हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से सिल्वर की एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं हम, अर्जेंटाइट से करते हैं, अर्जेंटाइट से, ठीक है। अर्जेंटाइट का फॉर्मूला Ag2S। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 2 में सबसे पहले हमें जो याद है मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। हमें याद है जो स्मेल्टिंग होता है, आप हमारा नोट्स देखना, हमारा वीडियो भी देख लेना। स्मेल्टिंग जो होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्मेल्टिंग यूज़ करते हैं हम आयरन के लिए, ठीक है। मतलब क्या करते हैं हम, Fe2O3 होता है, और इसको हम किससे यूज रिएक्शन करवाते हैं, C से। तो क्या बना लेता है ये, आयरन अलग हो जाता है, और साथ में क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। बैलेंसिंग की बात छोड़ दो, इस तरह से स्मेल्टिंग होता है, ठीक है, ठीक है। तो Fe2O3 ले लिया,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन ले लिया Fe, यहाँ पे शायद CO2 बनता है, देख लेना CO2 या CO बनता है, ठीक है, मुझे लगता है CO2 ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस तुम कर सकते हो। यहाँ पर कितना ले सकते हैं हम, 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, और यहाँ पर 4 आयरन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये 3 CO2 निकल जाएगा। दैट इज, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग किसके लिए यूज़ करते हैं हम, आयरन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो C किससे मैच करेगा, A से 1 से मैच करेगा। तो देख लो C1 कहाँ है, यहाँ पर है C1, तो ऑप्शन C जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा आपका। ये स्मेल्टिंग हमने पढ़ाया आपको, हमें याद है, तो हमने एक ही इक्वेशन से थ्रू सब सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द रिएक्शन, ये आपको दे रखा है CR2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 और क्रोमियम बनाता है। तो डेल्टा G का जो वैल्यू होता है -421 किलो जूल होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा H या डेल्टा G की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। दूसरी बात ये स्पॉन्टेनियस भी होता है, याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होता है। लेकिन अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा इनिशिएट करने की जरूरत होती है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी याद रखना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कुछ एनर्जी देंगे तब ये रूम टेम्परेचर पर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है दिस रिएक्शन तो होता है और डेल्टा जी वैल्यू इतनी है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलता। अगर आप रूम टेम्परेचर इसको एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये तो जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के थ्रू क्या होता है, जितने भी सेमी कंडक्टर वाले मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल, उसकी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेटल होते हैं उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो सेमी कंडक्टर वाला जो जितने भी मेटल्स होते हैं उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा मेटल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम। तो ये जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल जो भी बोलो, ये जो भी है, इस सब की रिफाइनिंग करते हैं हम जोन रिफाइनिंग के थ्रू। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ, जैसे ये हमारे पास मान लो सिलिकॉन का एक रॉड है और यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक हीटर लगा देते हैं, हीटर लगा देते हैं, ये हीटर मतलब बर्न हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसको इस तरह से मूव करवाते हैं, तो जितना भी इम्प्योरिटीज होता है सबको ये मेल्ट करवाता हुआ यहाँ पर आ जाता है और इम्प्योरिटी यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर हम इसको कट कर लेते हैं तो इम्प्योरिटीज यहाँ से निकल जाता है और ये प्योर मेटल बच जाता है। तो जोन रिफाइनिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, जोन रिफाइनिंग बेस्ड होता है यहाँ इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होता है, और जो मेटल्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्योर मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। इस थ्योरी के ऊपर ये जोन रिफाइनिंग बेस्ड होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके थ्रू हम बहुत ही प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अल्ट्रा प्योर, बहुत ही प्योर सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन कहाँ गया, देखो यहाँ पर सिलिकॉन लिया हुआ हमने, सिलिकॉन की रिफाइनिंग की जाती है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, जोन रिफाइनिंग हो जाएगा। पढ़ लेना एक बार वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कॉपर, कौन कॉपर का ओर है। देखिए कैलामाइन, जो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कैलामाइन जो ओर है ये जिंक का ओर है। क्लियर हो गया। जो सिडेराइट है, सिडेराइट को हम लोग आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं, FeCl3, और ये किसका ओर हो गया, तो आयरन का ही ओर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये जो आपका मेलाचाइट है, ये जो मेलाचाइट है ये कॉपर का ओर है। तो कौन सा, आपसे कॉपर ही पूछ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कैल्वेनाइट किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का ओर होता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, जो मेलाचाइट होता है उससे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस मतलब जब हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में ये रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, ये सब रिएक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। एक रिएक्शन है जो नहीं होता, वो क्या है, FeO + SiO2, ये क्या बनाता है, FeSiO3,
ये स्लैग नहीं बनता है। वहाँ पर क्या होता है, इसके बदला में ले लेते हैं हम CaO प्लस SiO2 और क्या बना लेता है यहाँ से CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट या यही इसका नाम होता है। और ये क्या होता है, हमारा स्लैग होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और नीचे ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन तो होता है, ये नहीं होता है, FeO नहीं होता है, FeO नहीं होता है, CaO होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे दे रखा है FeO, तो यही रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है बच्चा, बाकी सब रिएक्शन होता है। ये Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, सब होता है, लेकिन डी वाला ऑप्शन नहीं होता है। ब्लास्ट फर्नेस का आपको जो नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना अच्छे से। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना। तो कितना ईजी है, जो कास्ट आयरन होता है उससे हम लोग रेलवे का क्या बनाते हैं, रेलवे का ट्रैक बनाते हैं, रेलवे का ट्रैक कास्ट आयरन जो प्योर आयरन होता है, और जो अच्छा आयरन नहीं होता है, इम्प्योरिटीज होता है, उसको बोलते हैं पिग आयरन, और जो प्योर आयरन होता है उसको कास्ट आयरन। तो उससे रेलवे का स्लीपर बनाते हैं। तो देखिए ए का सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड कहाँ है, ए का सेकेंड यहाँ भी है और ए का सेकेंड यहाँ। और जो हमें याद है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उससे हम लोग साइकिल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाते हैं स्टेनलेस स्टील, क्योंकि उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील हमारा एलॉय होता है। तो अभी हमने साइकिल, जो आप देखोगे बच्चे का साइकिल होता है, उसमें जो उसके टायर्स होते हैं वो स्टील का भी बना हुआ रहता है। टायर नहीं, वो रबड़ वाला नहीं, उसके जो पार्ट्स होते हैं लोहे वाला, वो अब स्टील का आने लगा है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उससे क्या बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं हम लोग, या ऑटोमोबाइल का पार्ट्स। तो डी का 4 कहाँ पर है, डी का 4 यहाँ पर है और ए का 1 यहाँ पर है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। अच्छा कहोगे सर यहाँ पर भी ए का 2 है और डी का 4 है, तो आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट मैच कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। एक सेकेंड बच्चा, जो आपका बी वाला पार्ट है, तो बी जो निकल है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकल का यूज करते हैं हम लोग, निकल का यूज करते हैं, एक सेकेंड, निकल का यूज करते हैं केबल, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन बनाने के लिए। एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स होते हैं, एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन का पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ का बी का 3, तो यही होगा, याद करना डी ही होगा, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कहता है वेन आर्कल मेथड। हमने आपको पढ़ाया हुआ, आप वीडियो लेक्चर देखो, हमने सेंड किया था टू दी पॉइंट। वेन आर्कल मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, वेन आर्कल मेथड हम यूज करते हैं जिरकोनियम मतलब ZR एंड टाइटेनियम, इसी दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन आर्कल मेथड। कौन सा, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। वेन आर्कल मेथड इसी के लिए यूज करते हैं। और एक होता है मोन्ड प्रोसेस, एक क्या होता है, मोन्ड प्रोसेस, वो भी लिख देता हूं मैं, मोन्ड प्रोसेस। ओहो, मोन्ड प्रोसेस, वेन आर्कल प्रोसेस तो जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है, और मोन्ड प्रोसेस यूज किया जाता है बच्चा हमारा निकल के लिए। किसके लिए, निकल के लिए। याद कर लेना और आराम से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, यहाँ से आराम से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको क्या कहता है वेन आर्कल। तो वेन आर्कल किसके लिए होगा, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो जर्मेनियम, जिंक, टी नहीं, टाइटेनियम, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे दे रखा है निकल इज रिफाइंड बाय, किसके लिए, तो मोन्ड प्रो, अभी तो बताया था मैंने, मोन्ड प्रोसेस उसको क्या जाता है, रिफाइन किया जाता है। मोन्ड प्रोसेस में निकल यूज किया जाता है। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो दोनों क्वेश्चन टू दी पॉइंट बन गया ना। तो याद कर लेना यहाँ पर वेन आर्कल मेथड, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, और मोन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल। बस 3 एलिमेंट हमेशा याद रखिएगा, बस आपका क्वेश्चन आराम से वेन आर्कल से और मोन्ड प्रोसेस से बन जाएगा। ओके, तो बच्चा हमने आपको सारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। असाइनमेंट 2 के जो मॉक टेस्ट 2 था, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब आप प्रैक्टिस करना, फर्दर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको और भी कंसेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। बाकी आप टेस्ट दें, अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ें। आपके 8-10 मॉक टेस्ट होंगे तो सारे चैप्टर ही याद हो जाएगा आपको उसी में। 8-10 बार एक चैप्टर के क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो चैप्टर तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।